Hello guys, as you know in the last lecture we have started with chapter foreign exchange rate. So in last lecture we have discussed what do you mean by foreign exchange, what do you mean by foreign exchange rate and foreign exchange market, as well as we have discussed the concept of flexible rate system and the fixed rate system as well as managed floating system. ओके और साथ ही साथ हमने डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एज वेल एज रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को भी डिस्कस करा. ठीक है, आज हम इस चैप्टर को फर्दर डिस्कस करेंगे और चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे. ठीक है, तो फर्दर आज हमें क्या क्या डिस्कस करने की, हमें वाई डू वी नीड द फॉरेन करेंसी, हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए या फॉरेनर्स को हमारी करेंसी क्यों चाहिए होती है. ठीक है, और डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को डिस्कस करेंगे और उसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज़ सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इसका मतलब है कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिसके लिए हमें डिमांड चाहिए, मतलब जिसके लिए डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की, क्या क्या सोर्सेज हैं जिसके लिए सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की. मतलब कि सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज इज़ डिमांडेड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉलोइंग केसेस. मतलब फॉरेन एक्सचेंज आपको पता है फॉरेन करेंसी. अब आज हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की क्यों ज़रूरत है, लोगों को फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए, क्या वो डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड है, हमें ये डिस्कस करना है. क्या सोर्सेज है, उस चीज़ की डिमांड क्यों है, वाई देयर इज़ द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन आवर कंट्री. तो हमें इसको जानना है. तो फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड. सबसे पहला कि कुछ लोगों को बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करना होता है, इसलिए उनको बाहर की करेंसी चाहिए पे करने के लिए. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें परचेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उनको फॉरेन करेंसी चाहिए. सेकंड हम कह सकते हैं परचेज़ ऑफ फाइनेंशियल एसेट. फाइनेंशियल एसेट्स को कई बार परचेज़ करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की नीड होती है. फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब चीज़ों के लिए, मतलब कि स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ करने के लिए सिटीजन्स को, करंट कंट्री के सिटीजन्स को फॉरेन करेंसी की नीड होती है. थर्ड हम बात करेंगे सेंड रेमिटेंस टू अब्रॉड. अब्रॉड में हमारे को रिलेटिव्स रहते हैं, कोई लोग रहते हैं जिनको हमें कुछ रेमिटेंस, गिफ्ट्स, समथिंग मनी हमें सेंड करना है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी चाहिए होगी. ठीक है, फोर्थ हम कहेंगे कि अंडरटेक एनी फॉरेन ट्रेड. कोई भी फॉरेन ट्रेड या फॉरेन टूर, ट्रेड कह लो या टूर कह लो, हमें करना है फॉरेन का, तो भी हमें फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, इसलिए डिमांड है उसकी. फिफ्थ है डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द रियल एसेट. रियल एसेट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना इन फॉरेन लैंड में, बिल्डिंग में, ऑफिस बनाना है फॉरेन में, तो भी हमें फॉरेन करेंसी की नीड होती है. इंडियन सिटीजन्स को या हमारी डोमेस्टिक कंट्री के सिटीजन्स को फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की इन चीज़ों की वजह से नीड होती है. ठीक है, अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज इज़ सप्लाइड बाय फॉरेनर्स. फॉरेन एक्सचेंज क्यों सप्लाई करते हैं, मतलब कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री के लोगों को फॉरेन एक्सचेंज की क्यों ज़रूरत होती है. ठीक है, हमें क्यों, हमने ये बात करी कि हमें क्यों ज़रूरत होती है, ये बात हम कर चुके हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है बाहर की. अब फॉरेनर्स को हमारी कंट्री के करेंसी की क्यों ज़रूरत है, यही सब काम करने का. उनको हमारी कंट्री में परचेज़ करने गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए उनको हमारी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करना, उनको हमारी कंट्री में रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना, उनको रेमिटेंस भेजने यहाँ पर, या उनको कोई भी टूर लेना है, तो वो सप्लाई होती है फॉरेनर्स की. समझ आई ये बात. तो सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज समझ आया. पक्का अच्छे से इसको लिख लेना और समझ लेना. ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक ये कह रहा है कि डिमांड इंक्रीजेज फॉर फॉरेन एक्सचेंज व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल. जब फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होता है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है. ऐसा क्यों होता है, इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है. डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज़ इन्वर्सली रिलेटेड. क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड. ठीक है, अब ये होया है क्यों इन्वर्सली रिलेटेड, इसके रीजंस, ये ऐसा है क्यों, ड्यू टू. ठीक है, वाई, तो इसका है कि अब ये देखते क्या है. व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज, जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस गिर रहा है तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं कंट्री के बढ़ जाएंगे. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे फॉरेन कंट्री के, तो जो इंपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाएंगे. जब चीप हो जाती है चीज़ तो डिमांड तो इंक्रीज़ होती है. फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल हुआ, इंपोर्ट्स बढ़ गए,
इम्पोर्ट्स भी चीपर हैं, बढ़ भी गए क्योंकि वो चीपर हो चुके हैं। जब चीपर हो जाती है चीज़ तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तो देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप। तो डिमांड इसलिए यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है जब फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होती है। रीज़न 1 था ये। रीज़न 2 ये है, व्हेन फॉरेन करेंसी चीपर, जब फॉरेन की करेंसी चीप हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अकॉर्डिंग, तो टूरिज़्म बढ़ेगा, मतलब लोग ज़्यादा घूमने जाने लगेंगे, तो भी डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाएगी, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। थर्ड है कि प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल हो रहा है, इट्स डिमांड इंक्रीज बिकॉज मोर पीपल वांट्स टू गेन इन स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। फॉरेन करेंसी का रेट गिरा, वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी लोग ज़्यादा करेंगे वहाँ पर, वो करेंगे तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं डिमांड इंक्रीजेज विद द फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल्स डिमांड इंक्रीजेज। बात आई समझ? ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं सप्लाई। सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनके बीच में। डायरेक्टली अगर सप्लाई इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज। क्यों होता है? ड्यू टू, इसके भी 3 रीज़न है। व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी की इंक्रीज़ हो रही है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, चीपर हो रहे हैं, इसलिए सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। समझ आई बात? सेकेंड बात, व्हेन दी वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेज, जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू राइज होगी डोमेस्टिक करेंसी की टर्म्स में, टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारी कंट्री में लोग ज़्यादा आएंगे, उनके लिए चीपर हो जाएगा, तो सप्लाई जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। थर्ड यही है कि एज दी फॉरेन करेंसी इंक्रीजेज इट्स सप्लाई इंक्रीजेज, क्योंकि हमारी कंट्री में अब लोग ज़्यादा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करने लगेंगे, उनको ज़्यादा गेन होने लगेगा। ठीक है। इतनी बात समझ आई, सप्लाई और डिमांड समझ आ गया, फॉरेन एक्सचेंज के साथ कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट किसके साथ और इनवर्स किसके साथ। ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन मार्केट, कि हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं मार्केट में। तो हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हम मार्केट फोर्सेस की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी होती है? डिमांड एंड सप्लाई, इनकी हेल्प से हम डिटर्मिनेशन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को। तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल आएंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा और वहीं पर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा वो वाला। ठीक है। तो डी हमें पता है इन्वर्स रिलेशन होता है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो जब इन्वर्स रिलेशन होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेफ़्ट टू राइट, इतनी बात समझें। और सप्लाई हमें पता है डायरेक्टली रिलेटेड होती है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो डायरेक्ट रिलेशन के साथ अपवर्ड स्लोपिंग होगा लेफ़्ट टू राइट। ये सप्लाई और डिमांड का समझ आए कैसे रहेगा। ठीक है। और इक्वली में हमें पता है वहीं अटेन होगा जब डिमांड और सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज की इक्वल आ जाएगी। ठीक है। आओ इसी चीज़ को ग्राफ के साथ देखते हैं। ये हमारा डिमांड कब, ये हमारा सप्लाई कब। ठीक है। DDSS, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट है और डिमांड सप्लाई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाला गैप जहाँ पर R2 है, वहाँ पर हमारी जो डिमांड रहेगी वो एक्सेस डिमांड का केस रहेगा, जहाँ पर अमंग कंपटीशन अमंग बायर्स होगा, जो हमने प्राइस डिटर्मिनेशन में पढ़ा था। तो रेट जो है यहाँ से इंक्रीज़ होने लगेगा और इक्विलिब्रियम रेट पे जाएगा। यहाँ पर एक्सेस सप्लाई होगी, यहाँ पर सप्लायर्स के बीच कंपटीशन होगा, तो जब सप्लायर के बीच कंपटीशन होता है रेट गिरने लगता है और कोई इक्विलिब्रियम प्राइस तक रेट आएगा। बात आई समझ? डिमांड और सप्लाई समझ आया, इक्विलिब्रियम समझ आया, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कहाँ पर होगा, जहाँ ये मैच करेंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा। समझ आई इतनी बात? पक्का। आज का टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर। ठीक है। और ये चैप्टर भी ओवर होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसके आंसर सोच के बताना। एक हमें इम्पैक्ट बताना है फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर अगर गवर्नमेंट डबल कर देती है इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड। गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी डबल हो जाती है, गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी डबल्स, तो क्या इम्पैक्ट आएगा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर? इम्पैक्ट ये आएगा, अगर गवर्नमेंट डबल कर देगी इंपोर्ट ड्यूटी तो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड जो है कॉस्टली हो जाएगा, महंगा पड़ेगा इंपोर्ट करना, तो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड डिक्रीज़ हो जाएगा। जब डिक्रीज़ हुआ गोल्ड का इंपोर्ट तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज भी डिक्रीज़। अब हमें गोल्ड खरीद नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज क्यों खरीदेंगे हम? उसकी डिमांड कब? तो डी का कब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड, क्योंकि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेज, तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का, तो एक्सचेंज रेट जो है फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल। समझ आई? इतनी बात समझ आई?
अच्छे से समझ आए। तो इसका अगर मैं ग्राफ बताऊँ, ये हमारा इक्विलिब्रियम चल रहा है, डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हुआ, पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा, प्राइस फॉल हो जाएगा, पहले ये था अब ये। इतनी बात समझे, क्वेश्चन समझ आया पक्का। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, हम और भी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आपको एक एग्जांपल दे के बुक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना, हो जाएंगे। नहीं होंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। Thank you for watching the video. If you like the video, do like, share and comment and subscribe to the channel for further updates. Thank you.